वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट का आज मूवमेंट क्या रहा है। साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि आज जो मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, साथ में मार्केट में आज पूरे टाइम आपको जो गिरावट देखने को मिली और मार्केट रेड में क्लोज हुआ, उसका क्या रीजन था। और उसके बाद ये भी देख लेंगे कि जो हमारा न्यू ईयर आ रहा है उसमें ट्रेडर्स ने अपनी क्या पोजीशन बनाई है। डेटास पे चल के अपने लेवल्स मार्क कर लेंगे न्यू ईयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 महीने में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कल एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं सारे अप एंड डाउन्स डिस्कस करूंगा। हमने 2023 में क्या गलतियां की, क्या नहीं की है, अगले 4 महीने जो इवेंट्स आने वाले हैं उसमें आपको कौन सा ट्रेंड रखना चाहिए, बुलिश या बेरिश, वो डिस्कस कर लूंगा। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कल एक सेपरेट वीडियो जरूर दूंगा आप लोगों को। उसमें हम लोग थोड़ी सी पर्सनल बातें भी करेंगे और कोशिश करूंगा कि एज अ ट्रेडर मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है वो बहुत ही इजी वे में गाइड कर सकूं। देखिए, सबसे पहले आज के अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आज मार्केट में आपको गैप डाउन ओपन देखने को मिला, राइट। अब ये जो गैप डाउन ओपन देखने को मिला, इसकी दो बड़ी वजह लगती है, या आप कह लीजिए पूरे दिन जो मार्केट आज रेड में रहा है, उठ नहीं पाया है, इसकी भी वही दो बड़ी वजह मुझे लगती है। पहली जो बड़ी वजह ये लगती है कि हमारे आरबीआई ने जो है, जो बाकी अदर बैंक से, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेताया है या फिर सचेत किया है। उन्होंने बाकी बैंक्स को ये कहा है कि आपका जो हम देख पा रहे हैं, जो आप दूसरों को लोन्स दे रहे हो, स्पेशली जो कंपनीज, जो फॉर्म या जो बड़े इंडिविजुअल्स आप लोगों से लोन ले रहे हैं, या आप जिन्हें लोन सैंक्शन कर रहे हो, आप उन लोगों को ये देखकर सैंक्शन कीजिए कि वो उनकी रिटर्न करने की उतनी कैपेसिटी है या नहीं, या कैपेबिलिटी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने ये नोटिस किया है कि आरबीआई की दूसरे बैंक से जो इंडिविजुअल्स लोन ले रहे हैं, वो सिर्फ बैंक से ही नहीं बल्कि मल्टीपल फर्म से लोन ले रहे हैं। मतलब उन्होंने बैंक से भी लोन ले रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लोन ले रखा है, मल्टीपल जगह से लोन ले रखा है। तो ऐसे में बैंक की टेंशन बढ़ जाती है कि एक आदमी जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट, बैंक सबसे लोन ले रहा है, क्या वो बाद में हमारा बैंक का पैसा वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर ऐसे सभी बैंक मिलके हर किसी को देने लगे जो कि ऑलरेडी दूसरों से भी ले रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगाता है कि ये हमारे पैसे रिटर्न टाइमली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। या फिर जैसे हमारे केस दो तीन हो चुके हैं कि लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर और विदेश भाग जाते हैं, तो ऐसे स्कैम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोन आता है, लोड आता है। ऐसे में फिर आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इधर उधर करके फिर आरबीआई के ऊपर ही उसे मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज सबको नसीहत देते हुए आरबीआई ने कहा था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट, अगर बैंक्स को अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि अदर बैंक अनस्टेबल है, तो आरबीआई का ये बयान बहुत ज्यादा मैटर करता है मार्केट के लिए। मुझे लगता है कि कल अपने कॉन्फ्रेंस में जब आरबीआई ने सबको ये नसीहत दी थी, तो उस रीजन की वजह से आज मार्केट में आपको गैप डाउन देखने को मिला है। साथ में एक और न्यूज थी, आप देखेंगे कि जो इंडियंस के खाते फॉरेन स्विस बैंक में थे, उस पे भी आरबीआई ने जो है वो बैन लगाया है। वो बैन कैसे लगाया है, वो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। होता क्या था कि मान लीजिए जो HNI नाम की एक चिड़िया होती है, यानी हाई नेट इंडिविजुअल, इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो करोड़ों में कमाई करते हैं हमारे देश के अंदर, वो लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसके करोड़ों में नेटवर्थ है, राइट। अब ये क्या करता है कि ऐसे लोग जो है वो फॉरेन में भी अपनी प्रॉपर्टीज को परचेस करके रखते हैं, और यहां पर हमारा आरबीआई होता है, राइट। अब ये क्या करते हैं कि इंडिया में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पर फॉरेन इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर दिया। ताकि ऐसे क्या होता है कि मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट होने से, फॉर एग्जाम्पल किसी एक देश की अगर इकोनॉमी डूबती भी है, तो दूसरे देश की इकोनॉमी में जो उसका पैसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि दूसरी जगह जाके या तो इन्वेस्टमेंट कर देते थे, या बाहर जाके स्विस बैंक में रख लेते थे, या और दूसरे देश के बैंकों में रखते थे, ताकि उनका जो पैसा है वो एक जगह सेफ रहे और आधा इन्वेस्टमेंट इंडिया में सेफ रहे। बट आरबीआई को क्या लगा कि मान लीजिए, अब आरबीआई की यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि जब कभी भी किसी इंडिविजुअल को फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करना रहता है, तो वो क्या करता है कि भारत में तो रुपीज में यहाँ पर कमाता है, या फिर मतलब भारत में रुपीज में उसको पेमेंट करती है इंडिया, बट बाहर जाने के लिए तो उसे उस देश की करेंसी चाहिए। तो ये क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई को कहता है, आरबीआई आरबीआई मुझे जो है ये मेरे से इतने 1 लाख रुपए ले लो और इसके बदले मुझे डॉलर दे दो, मुझे इस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना है, या फिर इस कंट्री में मैं जा रहा हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आरबीआई ने जो है, ऐसे आरबीआई चेंज कर देता है। बट आरबीआई पे क्या फर्क पड़ता है कि आरबीआई का जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व यानी आरबीआई अपने जो है डॉलर्स को, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली डॉलर्स में व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो जब हम इंटरनेशनली कुछ खरीद लेन देन करते हैं या खरीदारी करते हैं, तो हमें उसकी पेमेंट रुपीस में ना करके डॉलर्स में करनी पड़ती है। तो डॉलर्स में करने की वजह से क्या होता है
कि मान लीजिए इंडिविजुअल को भी आरबीआई अपना डॉलर दे रहा है, प्लस खुद भी बाहर अपनी परचेसिंग कर रहा है तो डॉलर यूज कर रहा है, तो ऐसे में इस डॉलर को का जो फॉरेन रिजर्व है इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी जो है इस पे बहुत डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो आरबीआई ने क्या किया कि ये जो बंदा है जिसको डॉलर चाहिए, आरबीआई ने उसको बोल दिया कि आप एक साल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख, 2.5 लाख डॉलर ही हमसे ले सकते हो। अब ये बंदा यहां पर आया 2.5 लाख रुपए लेने के लिए, 2.5 लाख डॉलर इसने लिए और यहाँ दूसरी बैंक में जाके स्विस बैंक में यहाँ पर क्या किया इसने, जमा कर दिया। अब यहाँ पर स्विस बैंक में जब इसने जमा कर दिया तो होता क्या है कि आरबीआई ने ये भी यहाँ पर एक नया नियम लगा दिया है। होता क्या था कि हर साल जितने भी बड़े इनकम, हाई नेट इनकम इंडिविजुअल्स हैं, वो ले आके बाहर वाले देशों में पैसे रख देते थे। अब ऐसे में क्या होता था कि उनका पैसा जो है बाहर भी पड़ा रहता था और यहाँ भी पड़ा रहता था, तो इंडिया का जो पैसा है वो कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंडिया से बाहर जाने लगा था। और यदि ये पैसा सोचिए इंडिया में ही इन्वेस्ट हो तो इंडियन इकोनॉमिक को कितना ज्यादा ग्रोथ होगा। बट जब आरबीआई ने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा पैसे का जो है आउटफ्लो बढ़ गया, यानी बाहर जाने की जो है वो वैल्यू, बाहर जाने की जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पैसा बाहर जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया। उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया आरबीआई ने कि आप हमसे ये जो 2.5 लाख डॉलर लेकर जा रहे हो, ये लेकर तो जा रहे हो, लेकिन याद रखिएगा इसको आप बाहर जाके 180 दिन के अंदर आपको खर्च करना है। अब उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये जो इंडिविजुअल है ये यहां से पैसा तो ले गया डॉलर, बट इस स्विस बैंक में 180 दिन ही रख सकता है। और अगर आपको खर्चा भी करना है तो आप सिर्फ 2 या 3 चीजों में, लिमिटेड चीजों में खर्चा कर सकते हो। पहली बात तो इस बैंक में आपका पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 180 दिन रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सही कारण बता के नहीं जाता है फॉरेन में जाके आप उस पैसों का खर्चा कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आरबीआई ने कहा कि जो 180 रुपए से ज्यादा यदि आपको रखना है तो फिर आप सॉरी, अगर इनको इन्वेस्ट करना है तो आप 2 जगह आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, हम पूछेंगे नहीं। पहला, या तो आप जाके प्रॉपर्टी खरीद लो, दूसरा या तो आप जाके वहां के स्टॉक में जो है, स्टॉक मार्केट में या फिर वहां के स्टॉक्स परचेस कर लो, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। ये 2 चीजों में आरबीआई ने इनको रिलैक्सेशन दे दी। अब आरबीआई ने कहा अब ये जो है, अब क्या होगा कि मान लीजिए इस बैंक में पैसा आया और इस बैंक से इन्होंने जाके प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब स्विस बैंक है, स्विस बैंक जब इनको प्रॉपर्टी देगा तो यहां पर स्विस बैंक के पास भी इनको क्या रहेगा कि पैसा आया और पैसा आके एकदम से ये प्रॉपर्टी खरीदने चले गए, डायरेक्ट यहां से पैसा निकाल के, तो ऐसे में जो स्विस बैंक है इसको कोई फायदा नहीं होता था। तो स्विस बैंक ने कहा कि या तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो हमारे बिलिंग पे, मतलब हमसे खरीदिए और हमें इंटरेस्ट पे करते रहिए, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे खरीद लेंगे तो हमारे पास आप पैसा लाते हैं, आप डायरेक्टली आते हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना हम फीस चार्ज कर पाते ना कुछ चार्ज कर पाते। तो ऐसे में स्विस बैंक ने क्या करा कि स्विस बैंक ये बोलता है कि अब मेरे पास भी एक कंडीशन है कि आप मेरे पास पैसा तभी रख पाओगे, तभी जमा कर पाओगे जब आपको कम से कम 1 मिलियन डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए, अदरवाइज हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, या फिर आपका खुला हुआ अकाउंट है तो उसको हम बंद कर देंगे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि 1 बिलियन डॉलर अब इंडिया से आप लेके जा सकते हो 2.5 लाख। 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 10 लाख डॉलर, राइट? 1 बिलियन यानी 10 लाख होता है। तो 2.5 डॉलर आपके जो है यहाँ से लिमिट है, और आपको स्विस बैंक ने कहा कि आपको 10 लाख आप रखोगे तो ही हम आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे, अदरवाइज हम क्लोज कर देंगे। तो ऐसे जितने भी हमारे HNI यानी हाई नेट इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स थे फॉरेन में, जिनमें 1 मिलियन डॉलर से कम रुपए थे, उनको अब वहां की जो गवर्नमेंट या फिर बैंक है वो क्लोज करना स्टार्ट कर चुकी है। और जो ये हाई इंडिविजुअल्स है इनको भी अब समझ नहीं आ रहा है कि हम बाहर जाके कितनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कितनी चीजें करेंगे, या कहां पर स्टॉक्स में लगाएंगे। सो इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर जाने वाला आरबीआई का पैसा था ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो ईयर बाय ईयर ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा है। सो एक ये भी न्यूज थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली, क्योंकि होता क्या था कि जब स्विस बैंक में आप पैसा रखते हैं तो वहां के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग इंडियन मार्केट्स में भी क्या है कि ट्रेड करते थे, भारत के ही पैसे से जो है भारत में ट्रेड करते थे। तो होता क्या था कि अब इन लोगों ने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए, तो इनके पास जो पैसा था हमारे इंडिया का, जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि अदर देश में भी यहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो करते थे ट्रेड। तो अब वो क्या करेंगे कि उनके पास कैश फ्लो कम आएगा, इनके पास कैश फ्लो कम आएगा। तो हम जो FII DII की बात करते हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि यही होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लोग अपने पैसे जो है अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं और अपने कस्टमर्स को रिटर्न बना के देते हैं। सो अब ये पैसा हमारे भारत का इनके पास कम जाएगा, तो ये क्या करेंगे, भारत के अकाउंट बंद हो गए तो अब भारत से पैसा आने वाला जिससे ट्रेड करते थे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं जो है
वो आपको इनकी भागीदारी कम देखने को मिलेगी। सो ये भी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेटबैक था। इंडियन आरबीआई हमारे ग्रोथ क्या पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा था, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था कि ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कैश का फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। सो ये इस वजह से मार्केट ने इसको जो है थोड़ा सा नेगेटिव लिया है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो मैंने रीजन बताया आपको कि क्यों हुआ था, उसमें स्पेशली मैंने जो रीजन बताया आपको कि आरबीआई ने अपने अदर बैंक्स को जो है वो सावधानी बरतने को कहा है, चेतावनी दी है, तो उसको मार्केट ने ये गैप डाउन खोला। उसके बाद फिर मार्केट में आप देखेंगे कि एक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड 200 से 250 पॉइंट के लेवल पर हो चुका है। एक बार मार्केट जरूर यहाँ पे 48,100 के लेवल को टच करके आया है, और ये लेवल आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने जो है इसके पहले भी एक बार सपोर्ट ले चुका है। सो ये लेवल मार्केट में क्रुशियल था। ये लेवल अगर टूट जाता तो फिर आप देखते हैं मार्केट 48,000 पे आता, और 48,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाता तो फिर यहां से एक्चुअल में पुट की जो पोजीशन है वो ओपन होती है। जब तक मार्केट 48,000 पे, आप देखेंगे कि मार्केट हर बार 48,000 पे आएगा और यहां से बाउंस बैक लेगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं डेटास पे आपको लेकर चलता हूं। सब अगर यहां पर मैं ये पहले बात कर लूं कि अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिली है, तो अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे कि यहां पर जब आपको 11 बजे के समथिंग डिप मिला, तो इस डिप को आप जो है ये 300 पॉइंट आप इसको प्ले कर सकते थे, या फिर यहां से लास्ट में जो रिवर्सल देखने को मिला आप इसको भी प्ले कर सकते थे। बट लास्ट में प्रीमियम की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी जो 11 बजे, वही एक आपके लिए आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। सो आई होप आपने भी इसको प्ले किया होगा। अगर मेरा आप पूछेंगे तो मैंने आज का ट्रेड अवॉइड ही किया है। ऑल्दो मार्केट नेगेटिव था, बेरिश ट्रेड था, मेरा मोड ऑफ ट्रेडिंग था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं रेडी था 48,000 के नीचे सेलिंग आती है तो मैं एंट्री लेता, अदरवाइज मैंने आज जो है वो अवॉइड किया, ट्रेड आज मैंने नहीं लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं डेटास पे ले चलता हूं, और यहां से यहां से मैं अगर आपको लेवल्स मार्क करूं, तो देखिए हमारा मार्केट 48,300 के आसपास चल रहा है। पुट की साइड देखिए और कॉल की साइड देखिए, दोनों ही साइड देखिए। दोनों साइड आप देखेंगे कि कोई भी बड़े बड़े यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। यहां पर 1,54,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो कि बताता है कि मार्केट में जो आपको रेजिस्टेंस का लेवल है वो 48,500 का लेवल है। सिमिलरली इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सारे ट्रेडर्स को पता है मार्केट जब खुलेगा तो किसी भी साइड जा सकता है, इसलिए यहां पर ना ही बुलिश एग्रेसिव है ना ही बेरिश एग्रेसिव है। मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में अभी के टाइम पर है। उसके बाद यदि मैं आपसे सपोर्ट पूछूं तो देखिए 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 48,000 का लेवल है, ये अब मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जो फ्रेश न्यू ईयर में हमारी एंट्री होगी तो हमारे लिए रेजिस्टेंस और लेवल ये रहेंगे, क्या रहेंगे? नीचे 300 पॉइंट जो कि 48,000 का लेवल है, ऊपर 48,500 जो कि रेजिस्टेंस का लेवल है। अब मार्केट यहां से किस साइड जा सकता है ये कैसे पता चलेगा? सो देखिए, हमारा जो कल परसों वीकेंड है, इस 2 दिन में जो भी न्यूज आएगी, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया में है इस वक्त, और हमारे जो इंडियन मिनिस्टर है वो अभी बाकी कंट्रीज के साथ कहीं मीटिंग मीटिंग में बिजी है। सो देखिए, कंटिन्यूसली डीलिंग चल रही है। अब होगा क्या कि इस 2 डे में, मतलब इस 2 वीकेंड में जो भी तरफ अच्छी न्यूज आएगी, मार्केट का ट्रेंड आप अगले एक वीक में उसी साइड देखेंगे, राइट? एक वीक मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी कब है? 3 तारीख को। 3 तारीख तक आप मार्केट में वही ट्रेंड देखेंगे जो आज सैटरडे और संडे को न्यूज आएगी मार्केट में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 300 पॉइंट नीचे क्या है मार्केट में? 300 पॉइंट नीचे मार्केट में सपोर्ट है। 200 पॉइंट मार्केट में ऊपर जो है वो यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए किसी कारणवश कि मार्केट में अच्छा बुलिशनेस आपको कब मिलेगा? जब मार्केट 48,500 के ऊपर निकले तो आपको अच्छा बुलिशनेस मिलेगा, प्लस 48,000 के यदि नीचे निकले तो आपको अच्छा बेरिश मिलेगा, और आप पुट को यहां पर प्रीफर कर सकते हैं। मार्केट अगर इसके बीच में रहेगा तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, जैसे कि अगर 200 पॉइंट ऊपर आता है तो यहां तक के लिए 200 बुलिश बन सकते हैं, और नीचे जाता है तो अगले 300 के लिए यहां पर आप बेरिश बन सकते हैं, फिर यहां से वापस बुलिश बन सकते हैं। तो इसके बीच में आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। एक्चुअल बेरिशनेस आपको 48,000 के नीचे मिलेगा, एक्चुअल बुलिशनेस आपको 48,500 के ऊपर मिलेगा। अब आप प्ले कैसे करेंगे? तो देखिए होगा क्या कि मार्केट में यदि मान लीजिए न्यूज आ जाती है, और मैंने बताया कि नीचे का लेवल आपका 48,000 है, ऊपर का लेवल आपका 48,500 है। मार्केट में आ जाती है नेगेटिव न्यूज और मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे खुलता है, राइट? तो होगा क्या कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, राइट? ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, और ऑल टाइम हाई पे होने के बाद मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाती है और मार्केट 250 लेवल पर है। यहां से एफआईआई डीआईज भी न्यू ईयर में एक्टिव हो जाएंगे, तो बेरिश का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा। तो उससे होगा क्या
कि पहले ही नेगेटिव न्यूज होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर एफआईडीआईज भी आ जाएंगे, तो मार्केट फिर यहाँ से गिरने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो है ओवरबॉट ऑलरेडी है। फिर आप देखेंगे कि एकदम से सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट 48,000 के नीचे जैसे ही निकला, उसके बाद फिर अगला 47,800, और उसके बाद ये टूटा, तो फिर आप मान लीजिए 6 और 500 बहुत आसानी से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। सो यही रीजन है कि मैंने बोला आपको वीकेंड्स पे डिपेंड करेगा। अब इसके अलावा यदि मैं अप साइड बात कर लूं कि गैप अप खुलता है, तो जैसे ही गैप अप खुलता है 200 पॉइंट, तो आप देखेंगे 48,500 जो कि रेजिस्टेंस का लेवल है, ये आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। और ये अगर लेवल टूट जाता है तो फिर आप देखिए 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट, कितने 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट आपका 49,000 तक मार्केट अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है 3 जनवरी के अंदर अंदर, क्योंकि जैसे ये लेवल टूटेगा अगले 500 पॉइंट इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट आपको जो रेजिस्टेंस है वो 49,000 पे, तो मार्केट यहां तक जा सकता है। इसके बाद अगर यहां पर वापस बेरिश लोग जो है वो एक्टिव होना चाहे तो हो सकते हैं, और मार्केट फिर से रिवर्सल लेने के लिए तैयार हो सकता है। अगले एक वीक में ये पूरा सिनेरियो यहां से बनता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मंडे को प्लान करना है, मैंने बता दिया। यदि फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो फ्लैट खुलने की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलती है, मार्केट नीचे गिरने को तैयार नहीं है, तो 500 तक तो आप आराम से आंख बंद करके बुलिश बन सकते हैं। या फिर मार्केट मान लीजिए 47,300 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ऊपर नहीं आने दे रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, तो फिर यहां से नीचे साइड आप पुट लेके जो है अगले 300 पॉइंट जो कि सॉरी हाँ 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि मार्केट ने आज आप देखेंगे 48,100 से लिए, ऑल दो मार्केट 48,000 तक जा सकता है, बट कोशिश कीजिए कि 100 पॉइंट पहले ही बुक कर लीजिए, पता नहीं जाए नहीं जाए, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। तो 48,000 अगले 200 पॉइंट नीचे साइड आप यहाँ से बैठ सकते हैं। ये हमारे लेवल रहेंगे मंडे के लिए। आई होप आपको बिल्कुल भी बेसिक से मैंने आपको क्लियर किया है, रीजंस भी बताएं साथ में कि क्यों मुझे ऐसा लगता है और क्यों नहीं लगता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस कीजिएगा और अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।